हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी बंद दरोगा मुख्य परीक्षा 2023 के आज एक और चैप्टर पाँचवा जो है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को देखने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट होंगे उनको देखेंगे और अंत में इस पे बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमको पढ़ने हैं। पहला हेडिंग है पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन, जिसको इको सेंसिटिव जोन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखेंगे पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन संरक्षित क्षेत्र के आसपास के वे क्षेत्र हैं जो नेशनल पार्क व अभ्यारण्य क्षेत्र में विकास कार्यक्रम से नष्ट हो रही जैव विविधता को बचाने हेतु बनाए गए हैं। ESZ संरक्षित क्षेत्र में शाक एब्जॉर्बर का कार्य करता है। वन्य जीव संरक्षण रणनीति के अनुसार ESZ संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक फैल सकता है। कभी कभी जैव विविधता के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक भी फैलाया जा सकता है। इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं। अब है ESZ में अनुमति एवं प्रतिबंधित गतिविधियां, जिनको हम लोग एक बॉक्स के रूप में देखेंगे। इसमें हम लोग प्रतिबंधित में देख रहे हैं कि वाणिज्यिक खनन क्या है, प्रतिबंधित है। सॉमिल और ये धूल पैदा करते हैं जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी प्रतिबंधित है। लकड़ी आदि का व्यावसायिक उपयोग भी प्रतिबंधित है। वहीं पे विनियमित जो है वो है वृक्षों का काटना, होटल और रिसोर्ट की स्थापना करना, बिजली के तारों का निर्माण और सड़कों का चौड़ीकरण, ये सब विनियमित में आएंगे। उसके बाद अनुमत है। अनुमत में चल रही कृषि या बागवानी प्रथा है करने के लिए अनुमति मिलती है, और जल छाजन है और जैविक खेती, इसकी अनुमति मिली हुई है। अब देखते हैं हम लोग आगे कौन सा पॉइंट है। दूसरा हेडिंग है इको सेंसिटिव जोन। इसमें देखेंगे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार घोषित किए गए हैं। इन्हें राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर को इको फ्रेजाइल जोन या इको सेंसिटिव जोन के रूप में भी अधिसूचित किया जाना है। इस 10 किलोमीटर के नियम को सख्ती से लागू नहीं किया जाना। दूसरे का पहला है, इसमें इको सेंसिटिव जोन में किन गतिविधियों की अनुमति है और क्या प्रतिबंधित है। अ है, इसमें पहले में अभी अ है, इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां हेडिंग है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग वाणिज्यिक खनन, सॉमिल्स, ये धूल उत्पन्न करते हैं जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी हम लोग जो कोष्टक में जो दिया गया था वहाँ पे भी यही बात किए थे। अब नेक्स्ट है लकड़ी आदि का व्यावसायिक उपयोग, ये क्या है, प्रतिबंधित गतिविधियाँ हैं। अब देखते हैं दूसरे फर्स्ट में ब को। इसमें हेडिंग है इको सेंसिटिव जोन में विनियमित गतिविधियाँ। कौन कौन सी हैं विनियमित गतिविधियाँ, तो है पेड़ों की कटाई, होटल और रिसोर्ट की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, विद्युत केबलों का निर्माण, कृषि प्रणाली में भारी बदलाव, भारी प्रौद्योगिकी को अपनाना। आगे है कीटनाशकों का उपयोग, अब सड़कों का चौड़ीकरण। आगे है अब हेडिंग अनुमत गतिविधियाँ। कौन सी गतिविधियों को अनुमति प्राप्त है वो देखेंगे। तो पहला है चल रही कृषि या बागवानी प्रथाएं, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती। आगे हेडिंग है आपका इको सेंसिटिव जोन की आवश्यकता। इको सेंसिटिव जोन की आवश्यकता क्यों है ये हम लोग देखेंगे। इनमें पॉइंट है शाक ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करते हैं। इन क्षेत्रों के आसपास होने वाली हानिकारक मानव जनित गतिविधियों का प्रभाव इन क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। इस तरह वे संरक्षित क्षेत्रों PA की रक्षा करते हैं। संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। शहरीकरण के प्रभाव को कम करना। आगे है मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना। यह प्रायोगिक रूप से सिद्ध है कि जानवर इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाते हैं। यह दैनिक आजीविका गतिविधियों में बाधा नहीं डालता, बल्कि संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के पर्यावरण क्षेत्रों को प्रकृष्ट करने का प्रयास करता है। आगे हेडिंग है इको सेंसिटिव जोन के खिलाफ चिंताएं। तो कौन कौन सी चिंताएं हैं इसमें। पहला हेडिंग है आजीविका के प्रति असुरक्षा। इसमें देखेंगे चूंकि अस्थायी संरचना के निर्माण में प्रतिबंध लगा दिया गया है, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी आजीविका गतिविधियों के बारे में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालिया अधिसूचना 4 लाख एकड़ को ESZ के तहत रखेगी। इससे किसानों के जीवन पर असर पड़ेगा। शहरों में रह रहे कम आय वाले परिवारों के जीवन को प्रभावित कर सकता है जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि उन्हें विस्थापित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इको सेंसिटिव जोन के मौजूदा सीमांकन के खिलाफ कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इको सेंसिटिव जोन की कोई भी, जैसे एक पहाड़ी के आसपास के मामले में दूरी की माप में स्पष्टता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यह निर्णय भागीदारी नियोजन प्रक्रिया के विरुद्ध है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन के आसपास रहने वाले और इससे प्रभावित होने वाले लोगों से परामर्श नहीं लिया गया है। अब आगे आपका निष्कर्ष में देखेंगे जैव विविधता के संरक्षण और लोगों के आजीविका अधिकारों के बीच सही संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए, तभी संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। गुजरात के मालधारी और तमिलनाडु के बेट्टा कुरुम्बा का उदाहरण संरक्षण के प्रति सहभागी दृष्टिकोण से
के लिए एक अच्छा उदाहरण है। मौजूदा संकट में इससे मार्गदर्शन लिया जा सकता है। अब आगे हेडिंग है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का उद्देश्य। इसमें हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित करना तथा संभावित जोखिम को कम करना है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभयारण्यों के चारों ओर के क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इन क्षेत्रों को घोषित करने का उद्देश्य एक प्रकार के आघात और शोषक की भूमिका का निर्माण करना है, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों को विनियमित करने और उनके मध्य गतिविधियों को प्रतिबंधित या प्रबंधित करने में आसानी हो। ये क्षेत्र उच्च संरक्षित क्षेत्रों से निम्न संरक्षित क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र का निर्माण भी करते हैं। आगे हेडिंग है पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। सरकार ने 1600 किलोमीटर लंबे पश्चिमी घाट में लगभग 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। ये अधिसूचित क्षेत्र 6 राज्यों में विस्तृत है, साथ ही यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में सम्मिलित है तथा विश्व में जैव विविधता के 8 हॉट स्पॉटों में भी सम्मिलित है। आगे हेडिंग है बनेरघट्टा नेशनल पार्क इको सेंसिटिव जोन। इसमें देखेंगे बेंगलुरु कर्नाटक के पास बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1970 में की गई थी और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 2002 में उद्यान का एक हिस्सा जैविक रिजर्व बन गया, जिसे बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क के 268.96 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। अब नेक्स्ट है माधव गाडगिल पैनल। इसके अंतर्गत देखेंगे सरकार ने माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, जिसका कार्य पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों का वर्गीकरण करना था। इस वर्गीकरण को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। समिति ने 142 तालुकाओं को ESZ 1, 2 और 3 के रूप में वर्गीकृत किया। गोवा में अवस्थित ESZ 1 और 2 में खनन कार्यों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पर रोक लगा दी। ESZ फर्स्ट क्षेत्र में बृहद बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी गई। ESZ 1 और 2 में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग जैसे कोयला आधारित विद्युत संयंत्र आदि की स्थापना नहीं की जा सकती। समिति ने ESZ के विकास के लिए ग्राम सभाओं की सहमति को महत्वपूर्ण माना। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण का निर्माण किया जाए और उसे जलवायु संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकार दिए जाए। गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाट के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं, तथापि यह वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करने में असफल रही है। इस कारण के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक नए पैनल का गठन किया गया, जिससे पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन बनाया जा सके। कस्तूरी रंजन समिति ने पश्चिमी घाट के केवल 37% क्षेत्र की ESZ घोषित करने की सिफारिश की है। अब हेडिंग है पश्चिमी घाट के संदर्भ में कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट खबरों में क्यों है, इसमें हम लोग देखते हैं। पश्चिमी घाट पर कस्तूरी रंजन रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर एक आभासी बैठक में कर्नाटक के सीएम ने कहा कि पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कर्नाटक में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत -46.50% है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र ESA। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ESA को अधिसूचित किया जाता है। ESA का उद्देश्य नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है। अब कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट में देखेंगे। कस्तूरी रंजन समिति ने विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने पर ध्यान दिया। प्रमुख सिफारिशें थीं, उन सबको देखते हैं हम लोग एक एक करके। पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्र का 37% जो लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर है को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है। खनन, उत्खनन, रेड कैटेगरी के उद्योगों की स्थापना और ताप विद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध। नेक्स्ट है इन गतिविधियों के लिए अनुमति दिए जाने से पहले वन और वन्य जीव पर ढांचागत परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। यूनेस्को विरासत टैग पश्चिमी घाट में मौजूद विशाल प्राकृतिक संपदा की वैश्विक और घरेलू मान्यता बनाने का एक अवसर है। कुल 39 स्थल पश्चिमी घाट में स्थित हैं। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में 6 और महाराष्ट्र में 4 में वितरित है। ज़्यादातर मामलों में साइटों की सीमा कानूनी रूप से सीमांकित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों और वन प्रभागों की सीमाएं हैं और इसलिए पहले से ही उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, हेडिंग है रिपोर्ट पर राज्य सरकार की राय। रिपोर्ट पर राज्य सरकार की क्या राय है उनको देखेंगे।
राज्य सरकारों को मानना है कि रिपोर्टों के लागू होने से क्षेत्र में विकास की गतिविधियां ठप हो जाएंगी। सैटेलाइट इमेज के आधार पर कस्तूररंजन रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। क्षेत्र के लोगों ने कृषि और बागवानी गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपनाया है। वन क्षेत्र अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इस प्रकार एक और नियम लाना जो स्थानीय लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा उचित नहीं है। आगे है आपका हेडिंग, पश्चिमी घाट पर रिपोर्ट के गैर कार्यान्वयन का प्रभाव। जलवायु में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जो सभी लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा, पुनर्जीवन पुनर्द्वार के लिए संसाधनों को खर्च करने की तुलना में नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना विवेकपूर्ण है। वन्यजीव संरक्षणवादी जोसेफ हूवर ने कहा है कि हम चरम जलवायु घटनाओं की चपेट में हैं जो प्रकृति और लोगों को प्रभावित कर रही है। अगर सरकार सही मायने में पश्चिमी घाटों द्वारा पोषित 22 करोड़ लोगों के कल्याण की परवाह करती है तो वह कस्तूरीरंगन समिति की कम से कम 85% सिफारिशों को स्वीकार करेगी, नहीं तो यह लोगों की पीड़ा का कारण होगा। अब आ गया मानित वन भूमि की वर्तमान स्थिति हेडिंग। इसके अंतर्गत देखेंगे वनों के अतिक्रमण को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में राज्य सरकार ने डीम्ड वन क्षेत्र को 33 करोड़ 1,86,938 हेक्टेयर से घटाकर 2 लाख हेक्टेयर करने की योजना बनाई है। आगे है, वन क्षेत्रों में वनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ है और यह राजनीतिक नेताओं, उद्योगपतियों और वन अधिकारियों के इशारे पर किया गया है। अब देखते हैं हम लोग आगे निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष का क्या है? यह एक तकनीकी बनाम पारिस्थितिकी विकास बहस है। निर्णय वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होने चाहिए, न कि लोकप्रिय इच्छा पर। रिपोर्ट के क्रियान्वयन में देरी जैविक हॉटस्पॉट के नष्ट होने का कारण बन सकती है। अब देखेंगे आगे। अब इस चैप्टर पर आधारित जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, जीवमंडल बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो इसमें हम लोग जो डी देख रहे हैं वही सही होगा। ठीक, पहले जीव आता है, उसके बाद जनसंख्या, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद जीवमंडल, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अब देख लेते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है जो बॉक्स में दिया रहता है। समस्त जीव जैविक संगठन घटक तथा भौतिक पर्यावरण अजैविक संघटक को सम्मिलित रूप से जैवमंडल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। इसी में और बचा है स्पष्टीकरण में। इसके संगठन के क्रम में विभिन्न स्तर होते हैं जो कि निम्नलिखित क्रम में आते हैं। पहले जीव, तब जनसंख्या, उसके समुदाय, उसके पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद जीवमंडल, जिसको जैवमंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवालों के विभिन्न वर्णों, आकृतियों तथा आकारों में विविधता को क्या कहा जाता है? तो जो कहा जाता है वो है आनुवंशिक विविधता। अब देखेंगे स्पष्टीकरण में। स्पष्टीकरण है, प्रवालों के विभिन्न वर्णों, आकृतियों तथा आकारों में विविधता को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। आनुवंशिक विविधता का आशय किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका है 22 मई को। ठीक, कभी कभार पूछ देता है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो कई बार ऑप्शन में दिया रहता है 29 दिसंबर, तो 29 दिसंबर को भी मनाया जाता है। ठीक है, एक विश्व जैव विविधता दिवस दिया हो अगर मई 22 मई तो वो सही होगा। और दूसरा अगर 29 दिसंबर दिया है और 22 मई नहीं दिया है तो आप 29 दिसंबर को वहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में वही है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, यानी जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जैसे पश्चिमी घाट आपका हो गया। ठीक है, और आपका पूर्वी हिमालय हो गया, और दादर और नागर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया। ठीक, इस तरह से। चलिए आगे इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण में है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें दिया है आपका सगाई हिरण की एक संकटापन्न प्रजाति, और दूसरा है इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका हम लोग देखेंगे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण कौन सा है। स्पष्टीकरण है, मणिपुर ब्रो एंटलर्ड हिरन यानी संगाई अपने प्राकृतिक आवास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील मणिपुर में ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है तो कौन है? वो पश्चिमी घाट, अभी बात किए थे हम लोग। ठीक, अब देखते हैं जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में महत्वपूर्ण
स्थान है। यहाँ विश्व की 8% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को विश्व के अत्यधिक तप्त हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रखा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है? तो इसमें जो सही होगा वो आपका देख दूसरा है। इसमें वायनाड वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है आपका? ये केरल में स्थित है। ठीक, चलिए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। तो स्पष्टीकरण यह है, केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित वायनाड वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं? तो घोषित किए जाते हैं वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं इसके स्पष्टीकरण क्या है। तो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का ये या जोन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण रणनीति के अनुसार इको सेंसिटिव जोन कितने किलोमीटर के आसपास तक फैला होता है? तो वो है 10 किलोमीटर। डी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण है, वन्य जीव संरक्षण रणनीति के अनुसार इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक फैला हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेडलैंड राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, तो कहाँ है? दक्षिण डकोटा में। ठीक, इसका स्पष्टीकरण है, दक्षिण डकोटा में स्थित बेडलैंड राष्ट्रीय पार्क अमेरिका के आदिवासियों ओंगलाला लकोटा जनजाति का राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो वो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण है, जैव विविधता का प्रमुख पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना है, जो पृथ्वी पर जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी सबसे अधिक होगी? तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण है, देखेंगे हम लोग, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों जल प्रकाश उच्च तापमान की उपलब्धता के कारण यहाँ प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्रों में संरक्षण को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका स्वस्थाने। ये ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण हम लोग देखेंगे, जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्रों में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तब उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इनको इन सीटू बोला जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है वो? तो वो आपका स्तनपायी है। अगर इसको हिंदी में देखें, अगर याद करने के लिए, इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है, अभी स्पष्टीकरण में दिया है। डुगोंग जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, एक शाकाहारी स्तनपायी है। यह विलुप्त होने के कगार पर है, जिसका संरक्षण तमिलनाडु में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, और तमिलनाडु में अगर है तो वहाँ क्या हो जाए, मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? तो वो आपके हैं जैव प्रौद्योगिकी। स्पष्टीकरण में देखेंगे, नवीन विकसित विज्ञान की जैव प्रौद्योगिकी शाखा विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील क्षेत्र माने जाते हैं? नीचे जो दिए गए हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसके पहले हम लोग देखे थे, जैव विविधता की दृष्टि से बताए थे कि पश्चिमी घाट है और आपका पूर्वी हिमालय है, तो यही होगा 1 और 3। तो इस तरह से हम देखेंगे, जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट पहले आता है, उसके बाद पूर्वी हिमालय। चलिए अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। तो स्पष्टीकरण है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील क्षेत्र माने जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपके सुमेलित करने के लिए, एक तरफ समिति दिया है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया है, तो इनको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिलाएंगे। यहाँ पे हम लोग जब मिलाएंगे तो माधव पहला है, माधव गाडगिल समिति जो है वो पश्चिमी घाटों का संरक्षण से संबंधित है। ठीक, वहीं पे इंजेती श्रीनिवास समिति जो है वो राष्ट्रीय खेल कूद से संबंधित है। कस्तूरीरंजन समिति जो है वो पश्चिमी घाटों का संरक्षण से संबंधित क्षेत्र है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हैं जो दिए गए हैं सही है। वो यहाँ पे तो मिल रहा है 1 2 3 तीनों मिले हैं, सही मिलान है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, तो जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण में क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए वही है जो बताया गया है ऊपर, माधव गाडगिल समिति पश्चिमी घाटों का संरक्षण, इंजेती श्रीनिवास राष्ट्रीय खेल कूद और कस्तूरीरंगन समिति जो है वो पश्चिमी घाटों का संरक्षण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन से कथन सही हैं? तो वो देखेंगे हम लोग। इसमें पहला है, इको सेंसिटिव जोन वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया गया है। तो ये गलत है, यहाँ 1972 नहीं होगा, 1986 होगा। ठीक, यहाँ पे आप लोग 1986 कर लीजिएगा। और दूसरा, इको सेंसिटिव जोन की घोषणा का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है। तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक, दोनों गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में डी वाला जो होगा वो सही होगा, न तो पहला है और न ही दूसरा है। और स्पष्टीकरण में हम लोग देखेंगे अब,
जिससे इसका सही आंसर क्लियर हो जाएगा। इको सेंसिटिव जोन वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित किया गया है। ESZ में कृषि के साथ साथ जल छाजन, जैविक खेती जैसी मानव गतिविधियाँ संचालित हो सकती हैं। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे भी हम लोग सुमेलित करेंगे कि कौन से वन्य जीव किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले का कस्तूरी मृग है, वो आपका जो क्षेत्र है बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र उससे संबंधित है, यानी सीधे इस चौथे से चले आइए। उसके बाद है गिब्बन कपी, तो ये आपका गारो खासी और जयंतिया पर्वत से संबंधित है, यानी तीसरा हो जाएगा। और वहीं पे सीश्याम मृग है, वो थार रेगिस्तान क्षेत्र से संबंधित है। और गौर जो है वो पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 4 3 2 1 ऑप्शन जो होगा वही सही होगा। तो देखते हैं ऑप्शनों में कौन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं डी वाला 4 3 2 1 वो क्या होगा, सही होगा। अब स्पष्टीकरण देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। वो है यहाँ पे कस्तूरी मृग है, बृहद हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। गिब्बन कपी गारो खासी और जयंतिया पर्वत से। श्याम मृग है थार रेगिस्तान से। और गौर जो है वो पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र से। तो ये रहा इस चैप्टर का अंतिम वो विकल्पी प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह जैसे पहले भी बोलते आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।